वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 14 से जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स साथ ही कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सेट नंबर 14 में जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1573 ईस्वी, ऑप्शन बी 1582 ईस्वी, ऑप्शन सी 1602 ईस्वी और ऑप्शन डी 1605 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1573 ईस्वी। तो फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया। ठीक है। और साथ ही यहां से यह भी जानते हैं कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया। ठीक है। अब देखिए, यह जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बना है यह किसका बना हुआ है? तो यह बना हुआ है बलुआ पत्थर और संगमरमर से। ठीक है। इसका जो मोटाई है वो कितना है? तो यह जो दरवाजा है इसका मोटाई है 53.63 मीटर ऊंचा है, साथ ही 35 मीटर चौड़ा है। तो मुगल जो दरबार था, तो मुगल लोग का राजधानी फतेहपुर सीकरी में भी रहा। तो कब से कब तक रहा? तो फतेहपुर सीकरी में मुगल साम्राज्य की राजधानी 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का जो राजधानी था वो कहां पे था? तो फतेहपुर सीकरी में था। ठीक है। एक बार इसको हम लोग रिवाइज करते हैं कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ? तो 1573 ईस्वी में हुआ। कौन बनवाए थे फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया। साथ ही क्यों बनवाया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। और बुलंद दरवाजा जो बना है वो बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। साथ ही इसका जो ऊंचाई है वो है 53.63 मीटर, यह ऊंचा है और 35 मीटर चौड़ा है। मुगल साम्राज्य की राजधानी 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी में था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 74.04%, ऑप्शन बी 81.5%, ऑप्शन सी 61.0% और ऑप्शन डी 72.0%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 74.0%। ठीक है। अब हम लोग 2011 की जनगणना से कुछ पॉइंट को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो 74.04%। अब देखिए, इसमें जो पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर वो है 82.14% और महिला साक्षरता दर जो है वो है 65.46%। ठीक है। सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो वो है बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। तो यहाँ का साक्षरता कितना उस समय नोट किया गया था? तो 61.82%। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो है केरल। तो केरल का साक्षरता दर कितना है? 93.91%।
ठीक है, एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर था वो कितना था, 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 82.14% और महिला साक्षरता है 65.46%। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जहां का परसेंटेज था 61.82%, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहां का परसेंटेज था 93.91%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी अरावली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार, यह जो निर्माण हुआ है इसका, तो वो निर्माण हुआ है किससे, तो लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित है। ठीक है, इसका जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो है 600 मीटर। साथ ही दक्कन पठार क्षेत्र में महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी आदि नदियां पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहती है। ध्यान में रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। कौन कौन, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा है, तो उत्तर में वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार जो है इसका निर्माण लावा से हुआ है। इसका औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर है। साथ ही पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन बी राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति के द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन सी राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं और ऑप्शन सी राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा में जो टोटल सीट है, तो वो टोटल सीट है 250। ठीक है, 250 सीट में अगर बात किया जाए अभी वर्तमान में कितना है, तो करेंट में जो है 245। इसमें अधिकतम 250 हो सकता है और उससे नीचे चल सकता है। तो इसमें कितना है अभी वर्तमान में 245। अब देखिए राज्यसभा में 225 सदस्य जो है वो निर्वाचित होके आता है। 8 जो है वो क्या होता है, संघ राज्य का सदस्य और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 225 सदस्य जो हो गया वो हो गया राज्यों का प्रतिनिधित्व और 8 हो गया संघ राज्य का प्रतिनिधित्व और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी वाराणसी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी।
तो वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है, जबकि उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो अब देखिए कहां कहां पे होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हरिद्वार में, तो हरिद्वार में जो है कुंभ मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पे किया जाता है, गंगा नदी के तट पे। ठीक है। उसी तरह बात किया जाए उज्जैन, तो उज्जैन में जो है शिप्रा नदी के तट पे किया जाता है, शिप्रा नदी के तट पे। और प्रयागराज, तो यहाँ पे प्रयागराज में है संगम। इसके विषय में सभी आदमी जान ही रहे होंगे कि प्रयागराज में जो है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी आर के सनमुखम चेट्टी और ऑप्शन डी टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी आर के पश्नमुखम चेट्टी। ठीक है, तो यह स्वतंत्र भारत के क्या थे? तो प्रथम वित्त मंत्री थे। और इनका जो पहला बजट हुआ था, तो यह पहला बजट जो अपना पेश किए थे, पहला बजट तो वो किए थे 26 नवंबर 1947 में। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन हो गए? आर के पश्नमुखम चेट्टी। और पहला बजट वो पेश किए 26 नवंबर 1947 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा क्षेत्र का संख्या कितना है? तो वो है 403। ठीक है, अब देखिए विधानसभा में जो अधिकतम संख्या है, विधान सभा में अधिकतम जो संख्या है वो संख्या है 500 और निम्नतम है 60। अधिकतम 500 और निम्नतम 60। इसमें जो है कुछ अपवाद में है, जैसे पदुचेरी है, सिक्किम है, गोवा है। तो इसका जो विधानसभा का संख्या है वो कितना से है? 60 से कम है। कभी कभी पूछता है विधानसभा में 60 से कम की संख्या वाले राज्य का नाम लिखे, तो उसमें जैसे कौन कौन हो गया? तो सिक्किम, 32 है, गोवा 40 है, मिजोरम 40 है। तो ये सब भी विधानसभा का क्या है? 60 से कम है और यह अपवाद में आते हैं। ठीक है, विधानसभा में कितना होना चाहिए? 500 से कम और 60 से ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश के द्वारा संरक्षण दिया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी आजाद शत्रु और ऑप्शन डी पोरस। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी आजाद शत्रु। तो प्रथम बौद्ध परिषद को आजाद शत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था यह हुआ था 483 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? तो यह राजगीर में हुआ था। ठीक है, और जिसको जो है कौन नेतृत्व किए थे, मतलब कौन करवाए थे? तो वो करवाए थे आजाद शत्रु। तो थोड़ा सा हम लोग आजाद शत्रु के विषय में जानते हैं। तो आजाद शत्रु जो है यह किस वंश से थे? तो ये थे हर्यक वंश, हर्यक वंश। ठीक है, इनका बचपन का नाम, आजाद शत्रु का बचपन का नाम कुनिक था, कुनिक।
ठीक है, चूंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन ग्रहण किए थे, तो अजातशत्रु को पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन सी सोनागिरी और ऑप्शन डी माउंट आबू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पावापुरी। तो भगवान महावीर को मोक्ष जो है वो कहाँ मिला था? तो पावापुरी नामक स्थान पर मिला था। अब देखिए भगवान महावीर का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, अर्थात 468 ईस्वी में। और इनका जो जन्म हुआ था तो 540 ईस्वी में। चूंकि जन्म हो रहा है 540 में और मृत्यु हुआ था 468 ईस्वी में, उस समय वो 72 वर्ष की आयु में थे। तो महावीर का जन्म जो हुआ था 540 में कहां पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं फिर से। तो भगवान महावीर को जो मोक्ष निम्न में से किस स्थान पे प्राप्त हुआ था? पावापुरी। इनका जन्म हुआ था 540 में और मृत्यु हुआ था 468 ईस्वी में। जिस समय इनका मृत्यु हुआ उस समय वो थे 72 वर्ष की आयु में। साथ ही महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडाग्राम में और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए मनोभ्रंश, ऑप्शन बी फुफ्फुसीय उक्त रक्तचाप, ऑप्शन सी मधुमेह और ऑप्शन डी तपेदिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी तपेदिक। तपेदिक संक्रमण रोग का एक उदाहरण है। तपेदिक या क्षय रोग, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग, या बोला जाए तो टीबी। यह जो है किसके जीवाणु से उत्पन्न होता है, जीवाणु से, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवाणु से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो उसमें एक रोग कौन सा हो जाएगा? तपेदिक भी। यह कैसा रोग है? तो यह संक्रामक रोग है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का प्रासवित क्रम प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी आयताकार दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में प्रकाश का प्रासवित क्रम प्रदर्शित होता है। अब देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का बनता है। वस्तु के समान आकार का, ठीक है। तो प्रासवित क्रम प्रदर्शित कौन कर रहा है? तो समतल दर्पण। और समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए भाप बनना, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया तरल को सीधे वाष्प रूप में परिवर्तित करती है, ठीक है। क्या करती है? तो
वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है वो क्या करती है, तरल को सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है संघनन, बहुत सारा स्टूडेंट संघनन की ओर टिक मारता, तो यहाँ पहले जान जाइए कि संघनन है क्या। तो वाष्प का द्रव बनने की परिघटना संघनन कहलाता है। जैसे क्या होता है, वर्षा और ओस, वर्षा और ओस, ठीक है। तो वाष्प को द्रव बनाने की परिघटना, जो वाष्प होता है उसको अगर द्रव बनाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संघनन बोलेंगे। उसी तरह यहाँ ऊर्ध्वपातन है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो कुछ पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से क्या होता है, तो सीधे वाष्प का फॉर्मेट में आ जाता है, ठोस से वाष्प में आ जाता है। अर्थात ठोस से वो द्रव नहीं बन रहा है, डायरेक्ट क्या बन रहा है, तो वाष्प बन रहा है। इसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कपूर या आयोडीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए व्यामेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन का स्थापना किया था। अब देखिए तो यह स्थापना किए कब थे, तो उस समय ईस्वी था 1866, ठीक है। अब हम लोग जान जाते हैं कि दादा भाई नौरोजी का जो है जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1825 में कहां पे हुआ था, तो महाराष्ट्र के खड़कगांव में हुआ था, महाराष्ट्र के खड़कग्राम में। और दादा भाई नौरोजी को भारतीय वयोवृद्ध नेता के भी नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। और आधुनिक समय का राजनीति, आधुनिक समय का अर्थशास्त्र का पिता भी इन्हीं को बोला जाता है, आधुनिक समय का अर्थशास्त्र का पिता। साथ ही दादा भाई नौरोजी ने, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल कब प्रकाशित हुई थी, प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, यह पुस्तक कौन लिखे थे, तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी। कब लिखे थे, तो यह लिखे थे 1901 में, अर्थात 1901 में प्रकाशित किया गया था। तो अब एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन हुआ था वो कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। कब हुआ था, तो 1866 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में होता है, कहां पे, तो महाराष्ट्र के खड़कग्राम में, ठीक है। इनको वयोवृद्ध के वयोवृद्ध नेता का भी संज्ञा दिया गया है, के नाम से जाना जाता है। साथ ही आधुनिक समय के अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, यह पुस्तक को कौन लिखे हैं, दादा भाई नौरोजी। और कब यह प्रकाशित हुआ, तो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मस्सेस्टर पेशी अवस्थित होती है। ऑप्शन ए जांग, ऑप्शन बी छाती, ऑप्शन सी हाथ और ऑप्शन डी जबड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जबड़ा। तो मानव शरीर में जबड़ा में मस्सेस्टर पेशी अवस्थित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में नहीं आता है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी सुरक्षित पीने के पानी का अधिकार और ऑप्शन डी हड़ताल का अधिकार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हड़ताल का अधिकार, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा नहीं है।
तो स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, सुरक्षित पानी पीने का अधिकार जो है यह किसमें वर्णित है? तो यह वर्णित है स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सुरक्षित पानी का अधिकार, यह वर्णित है अनुच्छेद 21 में, जबकि हड़ताल का जो अधिकार है यह वर्णित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में नहीं आता है। तो अनुच्छेद 21 में क्या क्या आ गया? स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सुरक्षित पानी पीने का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। ऑप्शन ए राज्य सरकार के, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के, ऑप्शन सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के और ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बी एवं सी दोनों। तो न्यायिक जो होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकारिता का जो नियंत्रण है वो किसमें है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य मजिस्ट्रेट के। ठीक है, अब देखिए भारतीय दंड संहिता जो है वो है 1973 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता उच्च न्यायालय के मुख्य मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहती है। ठीक है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है इसका जो अधिकारिता है किसके अंतर्गत रहता है? तो मुख्य न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहता है। किस आधार पे? तो भारतीय दंड संहिता 1973 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जनहितवाद की अवधारणा निम्न में से किस देश से उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूके और ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए। तो जनहितवाद की अवधारणा जो है यह किस देश से उत्पत्ति हुई है? तो यह हुई है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सीवीसी के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए संजय कोठारी, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार, ऑप्शन सी शरद कुमार और ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। तो केंद्रीय जो है सतर्कता आयोग के आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो सुरेश कुमार पटेल ने इसका शपथ लिया। और देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 1964 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। तो U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? तो वेस्ट इंडीज में हुआ था, वेस्ट इंडीज में हुआ था। साथ ही यहाँ पे भारत ने यह किताब इंग्लैंड को हराकर जीता। भारत जीता इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि यह सब क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से है इसलिए वन लाइनर में ही सॉल्व किए जा रहे हैं। 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने रशीद नामक अपने पहले चंद्रयान का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी यूएई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यूएई। तो 13 दिसंबर 2022 को यूएई ने राशिद नामक अपना पहला चंद्रयान मिशन का सफल परीक्षण किया। तो इसी के साथ हम लोग करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को।
तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेक्स्ट एडिटर और फॉर्मेट कंप्यूटिंग के क्षेत्र में से संबंधित है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी असेंबलर और ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग। तो टेक्स्ट एडिटर और फॉर्मेट कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित है जिन्हें वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हम लोग, डैश से ईमेल में अटैचमेंट जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए पेपर क्लिप चिन्ह, ऑप्शन बी इमोजी चिन्ह, ऑप्शन सी पेन का चिन्ह और ऑप्शन डी स्टेशनरी चिन्ह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पेपर क्लिप चिन्ह। तो पेपर क्लिप चिन्ह से ईमेल में अटैचमेंट को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक 2013 खोलते हैं तो खुलने के समय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो जब हम लोग एक्सेल 2013 खोलते हैं तो खुलने के समय डिफॉल्ट रूप में 3 वर्कशीट खुलती है। अब देखिए यह जो वर्कशीट खुलती है इसको आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। तो यह खुलती है वर्कशीट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के नाम से सब रहेगा। फर्स्ट सीट, सेकेंड सीट एंड थर्ड सीट के नाम से रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कार्बन कॉपी अर्थात सीसी का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए सीसी में प्राप्तकर्ता संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए अदृश्य होते हैं। ऑप्शन बी सीसी में प्राप्तकर्ता संदेश के लिए अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होते हैं। ऑप्शन सी सीसी में प्राप्तकर्ता संदेश के केवल एक प्राप्तकर्ता के लिए अदृश्य होते हैं। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सीसी में प्राप्तकर्ता संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो विजिबल उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सीसी का जो अर्थ होता है तो सीसी का अर्थ क्या हो जाता है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ISDN सेवा में मोडेम की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता है। ऑप्शन बी यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है और इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। अब पहले हम लोग जान जाते हैं ISDN होता क्या है। तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो ISDN में क्या होता है, तो इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना कहलाता है। ऑप्शन ए इंटरैक्शन, ऑप्शन बी कंकरेसी, ऑप्शन सी रिडेंसी और ऑप्शन डी इन्म्यूरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रिडेंसी। तो एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है, तो रिडेंसी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए वेब होस्टिंग, ऑप्शन बी वेब सफरिंग, ऑप्शन सी डोमेन होस्टिंग और ऑप्शन डी लिनक्स होस्टिंग।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट को जिन विशेष कंप्यूटर पर होस्ट या स्टोर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको सर्वर बोला जाता है। याद रखिएगा इस चीज को कि वेबसाइट को जिन विशेष कंप्यूटर पर होस्ट या स्टोर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको सर्वर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग GIF का आशय है। ऑप्शन ए जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ऑप्शन सी ग्राफिकल इमेज इंटरचेंज फॉर्मेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, अब देखिए GIF का अर्थ आप लोग जान गए। GIF का अर्थ होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। उसी तरह PNG फाइल आपको नजर आता होगा, तो PNG का अर्थ होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS होता है। ऑप्शन ए डाटाबेस का क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर। ऑप्शन बी डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और अनकंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर। ऑप्शन सी डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। और ऑप्शन डी डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और अनकंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। तो DMS क्या है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। ऑप्शन ए वीडीयू, ऑप्शन बी मोडेम, ऑप्शन सी यूनिक्स और ऑप्शन डी CPU। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मोडेम। तो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मोडेम का प्रयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजते हैं। एक बार फिर से सुन जाइए कि कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मोडेम का प्रयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ड डिफॉल्ट जूम स्तर कितने पर सेट रहता है। ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 125%, ऑप्शन सी 100% और ऑप्शन डी 1%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 100%। तो वर्ड डिफॉल्ट जूम का जो स्तर होता है वो कितना होता है, 100% पर होता है। ठीक है, और MS वर्ड में याद रखिएगा, MS वर्ड में पूछा जाता है कि जूम प्रतिशत कितना होता है, तो MS वर्ड में 500% तक जूम हो सकता है। ठीक है, MS वर्ड में कोई भी दस्तावेज कितना प्रतिशत तक, तो 500% तक यह जूम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डैश एक फील्ड का उपयोग तब किया जाता है जब आप कई प्राप्तकर्ताओं को एक ही मेल भेजना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि उनमें से किसी को भी यह पता चले कि आपने यह ईमेल किस किस को भेजा है। ऑप्शन ए CC, ऑप्शन बी BCC और ऑप्शन डी DC और ऑप्शन डी CCB। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब देखिए BCC का फील्ड का उपयोग तब किया जाता है जब आप कई प्राप्तकर्ताओं को एक ही मेल भेजना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि उनमें से किसी को यह पता चले कि आपने यह मेल किस किस को भेजा है। तो सबसे पहले आप BCC का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड, इसका नाम से ही स्पष्ट होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग MS एक्सेस में
डैश टेक्स्ट फंक्शन विभिन्न सेल के वैल्यू को एक सेल में संयोजित करने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए एडीडी एड, ऑप्शन बी सम SUM, ऑप्शन सी कंटेंट और ऑप्शन डी मर्ज। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी कनकेटेंट। तो MS एक्सेल में कनकेटेंट टेक्स्ट फंक्शन विभिन्न सेल के वैल्यू को एक सेल में समयोजित करने के लिए उपयोगी है। अलग अलग सेल को एक सेल में बनाने के लिए कनकेटेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए आपको संदेश डैश करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए टू रिप्लाई, ऑप्शन बी फॉरवर्ड, ऑप्शन सी रिप्लाई ऑल और ऑप्शन डी कॉपी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अग्रेसित अर्थात फॉरवर्ड। किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए आपको संदेश को अग्रेसित या फॉरवर्ड करना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए रिपीटर, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी गेटवे और ऑप्शन डी स्विच। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रिपीटर। तो सिग्नल की शक्ति को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 14 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका पीडीएफ का लिंक आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेट में। धन्यवाद।